गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसका पहला लेसन माता का अंश। आपके बोर्ड के एग्जाम में इसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और इसमें प्रश्न पीछे से भी आते हैं, आपके अभ्यास के प्रश्न भी आते हैं और जीवन मूल्यों पर आधारित प्रश्न आते हैं, मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न। तो इसलिए आपको इस पाठ को बहुत ध्यान से सुनना भी है और पढ़ना भी, क्योंकि जैसा पाठ हम पहली बार में पढ़ते हैं ऐसा पाठ पूरे साल में फिर कभी नहीं पढ़ा जाता, हमेशा जल्दबाजी में ही पढ़ते हैं। तो इसलिए आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का इसमें से आता है। तो पहला पाठ है हमारा माता का अंचल। अर्थ आप समझ ही गए कि माता का अंचल यानी कि माता की गोद, और सब इस गोद का महत्व समझते हैं। तो इस पाठ में भी माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसका वर्णन किया गया है। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो अब पहले पढ़ते हैं पाठ का प्रवेश के। माता का अंचल यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया है। स्मरण शिल्प में कैसे कि जैसे लेखक ने अपने ही बारे में, अपने ही बचपन को, अपने ही शैशव को याद करते हुए उसे लिखा है। हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक, प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। इस संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने बड़ी आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। पाठ माता का अंचल। तो भाषा इसकी बहुत ही सरल है और लेखक ने इसने अपने शैशव काल के बारे में बताया है, खेल कूद के बारे में बताया, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो जैसे शुरू में बताया था कि लोकोक्ति भी है इसमें। तो क्या बताया कि जहाँ लड़कों का संग, जहाँ बच्चे इकट्ठे होते हैं वहाँ बाजे मृदंग, वहाँ ढोल बजता रहता है, और जहाँ बुजुर्ग लोग बैठे वहाँ खर्चे की, तंगी की, इसकी बात चलती रहती है। तो लेखक कहते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। बबूत होती है जो पूजा के समय जो अगरबत्ती है धूप हम जलाते हैं, तो उससे जो ऐश बन जाता है, राख बन जाती है, उसको बबूत कहा जाता है। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वे हमारे चौड़े लिलार में, लिलार का मतलब हमारा माथा, फोरहेड, हमारे लिलार पर बबूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लेखक का बचपन का नाम क्या था। तो लेखक का बचपन का नाम था तारकेश्वर।
जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा बही पर हजार हजार राम राम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। रामनामा बही क्या, राम राम लिखने का उन्होंने एक रजिस्टर बना रखा था, पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर, बिल्कुल निढाल होकर, शिथिल कर तो निढाल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। वे उतान पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते। चौके पर खाने का मतलब जैसे पहले के टाइम था, बहुत पुराना लिखा गया तो उस समय डाइनिंग टेबल नहीं होती थी, डाइनिंग हॉल नहीं हुआ करते थे, तो रसोई में ही चौकी पर खाना लगाया जाता था। चौकी पर खाना, चौकी और पट्टे पर बैठकर खाना खाया जाता था। तो उसके लिए लेखक ने लिखा है कि हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात, गोरस किसके लिए आया है, दही के लिए, और भात चावल के लिए खिलाते। जब हम खाकर अफड़ जाते थे यानी कि हमारा पेट भर जाता था तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में दे जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। फिर क्या कहा कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यानी कि लेखक की माता का क्या कहना था कि बच्चे को बड़े बड़े निवाले खिलाने चाहिए, तभी तो वो इस दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। ठौर का मतलब ठिकाना, तभी तो वो दुनिया में सबके बीच में खड़ा हो पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यानी कि आदमी लोगों को क्या पता होता है कि बच्चे को कैसे खिलाया जाए। और महतारी के हाथ से यानी कि माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते थे, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। यानी कि वो खुश हो जाते थे कि हमारा पेट भरने का। बस हम उठकर उछलने कूदने लग जाते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती थी तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वे हमारे सिर में तेल पोंछकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम घासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते
बाहर आते थे। कन्हैया यानी कि जैसे कृष्ण जी की बचपन की फ़ोटो होती है उनको बांध दिया जाता है। चोटी बोल देती थी कि उस समय जो बड़े बड़े बाल होते थे, क्योंकि जब जब छोटा बच्चा होता है उसके बाल बड़े बड़े होते हैं, और हर किसी के घर में मान्यता होती है कि वो अपनी कुल देवी के आगे उसके बाल उतरवाए जाते हैं। एक विशेष अवसर पर ऐसे बाल बच्चों के बाल कटवाए जाते हैं, मुंडवाए जाते हैं। तो उस समय जब तक बच्चे के बाल बड़े होते हैं तो उनको बांध देते हैं सिर में। बाहर आते ही हमारी बाट जोड़ने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। आगे आपके अभ्यास में एक प्रश्न भी आएगा कि बालक जो है किस तरीके से घर से रोते हुए निकला और अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया। क्योंकि तेल लगवाने में, काजल लगवाने में बच्चों को एक लगता है, बंधन सा लगता है, लगवाना नहीं चाहते। तो भोलानाथ घर से रोता हुआ निकला, लेकिन जब साथियों को देखकर वो रोना भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि बच्चे का जो मन है दूसरी तरफ उसका ध्यान बट गया। अपने दोस्तों को देखकर वो अपनी बात तो भूल गया और खेलने में उसका ध्यान चला गया। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी की जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। रंगमंच का मतलब स्टेज। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थीं। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। कहने का मतलब क्या था कि जो पहले के जो बच्चे होते थे उनके पास आजकल के बच्चों की तरह, आप लोगों की तरह ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे। वो जो पास होती थी, जो बेकार की चीज़ें होती थी, उनसे खेला करते थे। तो जैसे दुकान का खेल खेला उन्होंने, तो दुकान में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मिठाई की दुकान लगाई, हलवाई की दुकान लगाई, तो सब चीज़ें कैसी होती थी? काल्पनिक होती थी। और जो बेकार की चीज़ें होती थी, जो टूटी फूटी चीज़ें होती थी, उन्हें वही मानकर चलते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेंढ, दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातुन के खम्भे, दिया सलाई मतलब माचिस की पेटियों के किवाड़, घड़े के मूढ़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू की चीनी से हम लोग जोनार करते थे, दावत करते थे। यानी कि शादी के समय में जो सबको खिलाने का काम होता है, दावत का होता है, जीवनवार जो होती है, वो सब उसको जोनार बोला जाता है। तो वो सब करते थे, क्योंकि वो जैसा देखते थे वैसा बच्चे करते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में, पांत का मतलब पंक्ति, अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते थे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो ये हमें लग तो रहा है कि कैसे खेल खेलते थे लेखक, लेकिन इसके साथ साथ ही वो समाज की बहुत सारी चीज़ें सीख जाते थे कि किस तरीके से दुकान में सामान लगाया जाता है, किस तरीके से दुकान के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरीके से घर बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है उस समय के बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते थे। उन्हें अलग से खिलाने की ज़रूरत, अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं होती थी। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोला क्या होता है? आम का जो छोटा पौधा होता है, उसके लिए घिसकर शहनाई बनाई जाती थी। यानी कि उन्हें पता था कि शहनाई की भी आवश्यकता है, तो किससे बजेगी शहनाई की जगह, हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। टूटी चूड़ीदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उगाड़ कर दुल्हन का मुख निखारने रखने लगते,
तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। यानी कि भोलानाथ और उसके साथियों को पता था कि किस तरीके से बारात निकाली जाएगी। और साथ ही एक सबसे बड़ी बात, जो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि लेखक मिठाई की हलवाई की दुकान लगाते थे, घर बनाने का कार्य करते थे, घर बनाने का नाटक खेल खेलते थे। इसके अलावा बारात को कैसे लाना है, बारात के लिए कैसे डेकोरेशन करनी है, कैसे सजाना है, वो सारी चीज़ें करते थे। तो इससे क्या था कि एक तो खेल खेल में सारी चीज़ें सीख जाते थे, दूसरा क्या था कि सबके साथ मिलजुल कर खेलना, सबके साथ मिलजुल के काम करना, सबके साथ एक साथ खेलना आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उस समय में साथ सब लोग खेलते थे तो सबके अंदर एक तो एक दूसरे से सहयोग करने की भावना आती थी, प्रेम बढ़ता था, धैर्य बढ़ता था। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब भोलानाथ खेती करने लग जाते हैं और उन्हें पता भी है कि किस तरीके से खेती होती है। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती, मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोटर खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआ था। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में वही क्यारी, जो उपजी सो वही हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते। कसोरा कहते हैं सूप, इसमें जो है चीज़ को, अनाज को फटका जाता है, जिससे जो बेकार चीज़ें होती हैं, जो खराब अनाज होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ओसाते और मिट्टी के दिए गए तराजू पर डालकर तोलकर राशि तैयार करते। जैसे फसल निकलने के बाद जो है उसे तोलकर बेचा जाता है, तो वो तराजू किससे बनाते हैं? 2 दियों से बीच में लकड़ी बांध के बनाते थे। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों राशि तोल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखा करते थे। बटोही किसे कहते हैं? राहगीर, पथिक। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों, ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती जोरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। रहरी, रहरी किसके लिए आया? अरहर की दाल के लिए आया है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। यानी कि बच्चों की, किसमें बताया कि बच्चों को चिढ़ाने की आदत होती है, किसी की नकल उतारने की आदत होती है। तो उसका वर्णन किया कि किस तरीके से लेखक और उनके साथी बचपन में हरकत शरारतें करते थे। ढेलों से मारा जाता था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पड़ गई। आकाश काले काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बुलाई। इसमें ये वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में लोकोक्ति हैं। लेकिन बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंटे चिपक जाते हैं। अंटे जैसे कुत्ते के कान में एक कीड़ा होता है, वो उससे चिपक जाता है, बहुत मुश्किल से उसे अगर हटाओ तो बहुत मुश्किल से हटता है। वैसे हम पेड़ से सट गए, पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग निकले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात कि बीच में मौसम तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, यानी कम सुनता था।
बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। चोखा यानी सब्जी। हम लोगों ने भी बैंजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मौसम तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, यानी कि उनके पीछे भागने लगे उनको पकड़ने के लिए। हम लोग तो बस अपने अपने घरों की ओर आंधी हो चले, भाग चले, दौड़ चले। जब हम लोग न मिल सके तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैंजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी कि खूब पिटाई की। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करने लगे, यानी कि उनसे विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते और गाते थे। तो क्या पता लग रहा है इससे हमें कि पहले जो गुरुजी थे वो डांट भी देते थे, मार भी देते थे, और उनके आगे जो है माता पिता जो है उनसे प्रार्थना करते थे, कंप्लेन नहीं करते थे कि हमारे बच्चों को क्यों मार दिया। लेकिन उस समय में ये प्रथा ऐसा था कि गुरुजी, माता पिता भी गुरुजी का सम्मान करते थे और गुरुजी भी अपने हक से बच्चों को डांटते थे और मारते भी थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तानसुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो क्या है, बच्चों की हरकतों का पता लगता है, बच्चों की शैतानियों का पता लगता है इससे। हमसे कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर पराए दर्द को नहीं समझते, यानी कि ना समझ होते हैं, उनको दूसरे को चिढ़ाने में अच्छा लगता है। ये स्वार्थ होते हैं, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन शरारतें होती हैं, अच्छा लगता है, सब करके खुशी मिलती है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, उसके चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। यूँ लगा कि चूहे होंगे बिल में, लेकिन उस बिल में क्या था, सांप। पानी उसके बाद सांप बाहर निकल आया और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा। ओसारे का मतलब बरांडे में बैठे हुए। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमुनिया कर रही थी, यानी कि चावल साफ कर रही, चावल बीन रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती और बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम बच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ना थीं। हमारे कांपते होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इस समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की चंदोबी की छाया ना छोड़ी। तो ये आपका पाठ हुआ। तो इस पाठ में क्या बताया है लेखक ने, एक बार सारांश आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से लेखक ने 1926 के दशक में लिखा हुआ ये पाठ है। देहाती दुनिया में आंचलिक
आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया। पहला आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का ये एक अंश है। तो इसमें लेखक ने अपने शैशव काल के बारे में, अपने माता पिता के स्नेह के बारे में, पुराने समय के खेलों के बारे में, पुराने समय की जो सिंचाई के साधन थे उसके बारे में बताया गया। तो इस पाठ का जो जीवन मूल्य है मुख्य रूप से वो यही है कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो है एक अथाह स्नेह होता है। और दूसरा ये बताया गया है कि पिता भी बच्चे को उतना ही अधिक प्यार करता है और माता भी। लेकिन इसमें आपके प्रश्न भी आ गए कि किस तरीके से बच्चा जो है अपने पिता के पास, जैसे आप लास्ट पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि परेशानी के समय उसके पिता वहीं बैठे हुए थे, लेकिन बच्चा पिता के पास न जाकर अपनी माता के पास जाता है। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि बच्चा पिता के पास, जबकि पूरा समय वो माता से अधिक समय अपने पिता के साथ व्यतीत करता था, लेकिन फिर भी वो माता पिता के पास न जाकर अपनी माता के पास जाता है। तो क्या कारण है इसका? क्योंकि बच्चे को सबसे अधिक सुरक्षा अपनी माता की गोद में ही महसूस होती है। सबसे अधिक सुरक्षित वो अपनी माता के आंचल में ही अपने आप को समझता है। इसके अलावा कि एक 9 महीने से उसका पिता से भी पहले नाता माँ के साथ बन जाता है, तो उसकी आत्मीयता अधिक होती है। इसलिए बच्चा जो है परेशानी के समय में, विपत्ति के समय में अपने पिता के पास न जाकर फिर अपनी माता के पास जाता है। दूसरा इसमें जो बताया गया है कि किस तरीके से लेखक और लेखक के साथी जो है अपने जो जीवन का यथार्थ है कि किस तरीके से जीवन यापन करना है, वो उन्हें बचपन में ही खेल खेल में ही पता लग जाता था कि किस तरीके से दुकान लगाई जाती है, किस तरीके से खेती की जाती है, किस तरीके से घर बनता है, किस तरीके से यानी कि जीवन की हर सच्चाई उनको, हर सच्चाई से वो बचपन में वाकिफ हो जाते हैं, बचपन में उन्हें पता लग जाता है। दूसरा, किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा जाता है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग किया जाता है, ये सब जीवन के मूल्य हैं। और ये सब चीज़ें हमें केवल किताबें पढ़ने से नहीं, उनको समझने से, शिक्षा से, ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है भाषा। दूसरा, उस समय के जो खेल होते थे, आज के आपके एग्ज़ाम में आएगा ये, आपके इसमें अभ्यास में प्रश्न है ये कि आपके खेल किस तरीके से अलग हैं, किस तरीके से उस समय के गांव और आज के गाँव में परिवर्तन आ गया है। तो आज के उसमें देखें तो हम 1926 के दशक में आज के उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। ना पहले वाले जो साधन थे उनके द्वारा अब हम खेती की जाती है, अब नई चीज़ें आ गई हैं। पहले बैलों की जगह लोग ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा खेलने के बहुत सारे साधन आ गए। अब ये पुरानी चीज़ों से तो कोई खेलता ही नहीं है। आजकल के बच्चे जो है नए नए जो है खिलौनों से, महंगे खिलौनों से खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इस पाठ में बताई गई। बहुत ही सरल भाषा में पाठ लिखा गया है और इसमें कोई ऐसी कठिन शब्द, ज़्यादा कठिन शब्द भी नहीं है। आंचलिक शब्दों का, क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आशा आप सबको समझ आ गया हो। इस पाठ पे आधारित जो है प्रश्न अभ्यास आप करेंगे। थैंक यू।